अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान मिर्जा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि पास पेपर के अंदर आ चुके हैं, यानी पास पेपर्स में आ चुके हैं। और ये वीडियो स्पेशली डिजाइन की गई है फॉर एनएडी राउंड 2, यानी एनएडी राउंड 2 होने वाला है और उसके अंदर आपके 25 एमसीक्यूज आएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख के चले जाएं तो आपके इंशाल्लाह क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और आपको 25 एमसीक्यूज कराते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि आप जो है अगर इन क्वेश्चंस को करके चले जाते हैं तो एनएडी राउंड 2 के अंदर फिजिक्स का क्वेश्चन आप एस कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला जा रहा है टू वेक्टर्स P and Q having magnitudes 5 Newton and 8 Newton and 15 Newton. Their dot product is minus 16 Newton square. What is the angle between P and Q? तो P और Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें बताया, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 न्यूटन है और जो Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 15 न्यूटन है और इनका डॉट प्रोडक्ट भी हमें बता दिया, यानी P डॉट Q। P डॉट Q हमारे पास क्या है? P डॉट Q हमारे पास है -60 न्यूटन स्क्वायर। अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए यहाँ पर सिंपल हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। P डॉट Q किसके बराबर हो जाएगा? P डॉट Q बराबर हो जाएगा PQ कॉस ऑफ थीटा के। PQ कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ से आप थीटा का फॉर्मूला रीअरेंज करके बना सकते हैं। तो P डॉट Q डिवाइड बाय PQ आ जाएगा, डिवाइड बाय PQ। तो अब सिंपल क्या करोगे? सिंपल आपने यहाँ पर वैल्यूज प्लग इन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो -60 ऊपर आ जाएगा क्योंकि P डॉट Q यानी डॉट प्रोडक्ट आपको गिवन है -60 डिवाइड बाय P की वैल्यू आपके पास कितनी है? 8 और Q की वैल्यू आपके पास कितनी है? 15। इसकी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सिंपल आप जो है 15 को आप कैंसिल आउट कर लो या 8 को भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 15 के टेबल में आपके पास 60 कब आ जाएगा? 4 तो ऊपर आपके पास क्या आ गया? -4 डिवाइड बाय 8 और इसको आपने कैंसिल किया तो 1/2 आ जाएगा। तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू -1/2 या 0.5। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1/2 या 0.5। तो वो जो आपका एंगल होगा वो एंगल होगा 120 डिग्री। तो -1/2 cos इनवर्स -1/2 बराबर होता है 120 डिग्री के। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 120 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है ट्रांसफॉर्मर विद द प्राइमरी टर्न्स 500 टर्न्स एंड सेकेंडरी टर्न्स 1000 टर्न्स इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट डीसी सोर्स। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है 50 वोल्ट डीसी सोर्स। द आउटपुट वोल्टेज, यानी आपसे सेकेंडरी वोल्टेज के बारे में बोला जा रहा है कि आप सेकेंडरी वोल्टेज बताएं क्या होगा। तो नॉर्मली यहाँ पर जो स्टूडेंट है बेसिकली आपको सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो मिस्टेक क्या कर रहे होते हैं, वो क्वेश्चन को रीड करते हैं और डेटा बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे आपके पास प्राइमरी टर्न्स कितनी है? 500 टर्न्स गिवन है। इस तरह आपके पास सेकेंडरी टर्न्स कितनी बताई हैं? सेकेंडरी टर्न्स ये आपके पास प्राइमरी है, सॉरी सेकेंडरी टर्न्स हमारे पास है 1000 टर्न्स और हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास है 50 वोल्ट। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही तरह से रीड नहीं करते और सिंपल फॉर्मूला जो उनको मालूम होता है, यानी सेकेंडरी टर्न्स डिवाइड बाय प्राइमरी टर्न्स इज इक्वल्स टू सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड बाय प्राइमरी वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू सेकेंडरी टर्न्स डिवाइड बाय प्राइमरी टर्न्स। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे काम नहीं करता, यानी ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन द डीसी सोर्स। यानी ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है, यानी ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमारे पास कौन सी सोर्स का होना जरूरी है? एसी सोर्स का जरूरी है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, यानी हमारे पास जो वोल्टेज आएंगे, नेट वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज, वो क्या होंगे? 0 होंगे क्योंकि हमने क्या अप्लाई किए? सोर्स जो है वो डीसी सोर्स है, यानी हमारे पास जो वोल्टेज वो चेंज नहीं हो रहा। वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा और इंड्यूस करंट भी पैदा नहीं होगा। इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा तो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा और इसका आंसर क्या बन जाएगा? 0 वोल्ट। इसका आंसर क्या बन जाएगा? 0 वोल्ट बिकॉज ऑफ दी डीसी सोर्स। तो आउटपुट वोल्टेज आपके पास क्या हो जाएंगे? 0 वोल्ट होंगे। आपने ये फॉर्मूला लगाकर मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा जी बेटा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में बताया गया है कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 12 रेडियन पर सेकंड है। 12 रेडियन पर सेकंड हमें बता दी है। इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 28.8, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 28.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या मालूम करना है? हमें मैक्सिमम स्पीड बतानी है ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम स्पीड की बात करें, यानी स्पीड ऑफ द या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो उसका रिलेशन क्या होता है? वो उसका रिलेशन होता है ओमेगा अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये बात हमें मालूम है, अब ये बात हमें मालूम है कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम स्पीड हमें मिलेगी मीन पोजीशन पे। मैक्सिमम स्पीड हमें मिलेगी कहाँ पर, ऑब्जेक्ट जब जो है मीन पोजीशन में मौजूद होगा, यानी पार्टिकल मीन पोजीशन में मौजूद होगा, और मीन पोजीशन में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो होगी। तो ये रिलेशन हमारा मॉडिफाई होकर मैक्सिमम स्पीड, यानी ये जो रिलेशन हमने अभी मेंशन किया है, इस रिलेशन को अगर मॉडिफाई करके लिखें, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो पुट कर दें, तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वी मैक्स का, वो क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू ए। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन देखें तो हमारे पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। और क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगी, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने का मतलब है एम्पलीट्यूड। तो हम इसको भी किससे रिप्लेस कर लेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए से। अब क्या करना है हमने, हम दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में डिवाइड कर ले तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आराम से इजीली आ सकती है। तो यही काम यहाँ पे कर लेते हैं, वी मैक्स को हम डिवाइड कर लेते हैं ए मैक्स से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इंटू ए डिवाइड बाय ए मैक्स का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ए से ए एलिमिनेट हो गया, यानी एम्पलीट्यूड हमने एलिमिनेट कर दिया, और एक ओमेगा से यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने कैंसिल कर दी। तो वी मैक्स हमारे पास किसके बराबर हो गया, वी मैक्स बराबर हो गया हमारे पास, ए मैक्स को उधर भेज देते हैं, ए मैक्स को हम इधर भेज देते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा ए मैक्स अपॉन ओमेगा, ए मैक्स अपॉन ओमेगा, ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया। अब ए मैक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 28.8 और हमारे पास ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारे पास है 12, ओमेगा हमारे पास 12 है, और हमारे पास ए मैक्स हमारे पास कितना है, ए मैक्स हमारे पास है 28.8। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेट 2.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी 12 के टेबल में 28 के अराउंड अगर हम देखें तो 24 आ रहा है, और 24 के करीब जो है, यानी 2 के करीब जो आंसर हमें नजर आ रहा है वो ये वाला ही नजर आ रहा है। बाकी सब जो है वो 2 से एक तो ग्रेटर नजर आ रहे हैं और 2 से लेसर नजर आ रहे हैं। तो आप सिंप्लीफिकेशन के वक्त इस चीज को भी नोट कर सकते हो कि आपका आंसर जो क्लोजर है उस पर आप डायरेक्ट, अगर आप पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहे होगे तो उसमें आपका बड़ा टाइम कंज्यूम होता है, तो इसमें आप इस चीज को भी नोट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड t is equals to 2.5 on the surface of the earth, यानी टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आपको बताया कितना, 2.5 सेकंड्स। if we take into the planet where the acceleration due to gravity is 1.44 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी आपको बोला जा रहा है एक ऐसे प्लेनेट पर हम लेके जा रहे हैं उस पेंडुलम को, सिंपल पेंडुलम को जो अर्थ पे मौजूद था, जिसकी ग्रेविटी क्या है, जिसकी ग्रेविटी जो है 1.44 टाइम्स दी ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है। तो उसको मेंशन कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1.44 टाइम्स द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। यहाँ पे सवाल के अंदर बता दिया, यहाँ पर जो बात बताई हमने क्या बताई जा रही है कि हमने जो है ऐसे प्लेनेट पर ग्रेविटी को यानी सिंपल पेंडुलम को लेके जाना है जहाँ पे ग्रेविटी क्या है 1.44 टाइम्स द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है। अब आप बताइए कि टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। क्या लेंथ चेंज हो जाएगी अगर हम किसी और प्लेनेट पे लेके जाते हैं, तो क्या लेंथ पर चेंज, यानी लेंथ चेंज होनी चाहिए, इसका आंसर है नो, लेंथ चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी हमें नजर आ रहा है, टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन को मॉडिफाई करके हम ऐसे लिख लेते हैं और फिर इस रिलेशन को हम इस्तेमाल भी कर लेंगे। यानी हमें नजर आ रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ द ग्रेविटी, द रूट ऑफ द ग्रेविटी। तो अब रिलेशन को हम मॉडिफाई करके इस तरह लिख सकते हैं, यानी टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास ये रेसिप्रोकेट है यानी रेसिप्रोकल नजर आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से मेंशन कर लेंगे, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑफ द दैट प्लैनेट, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। अब इसको इस तरह से मेंशन कर लेते हैं, यानी टी पी डिवाइड बाय टी ई विल बी इक्वल्स टू, अब हम वैल्यूज प्लग इन करते हैं तो हमारे पास जी ई की वैल्यू जी ई है, उसके बाद हमारे पास जी पी की वैल्यू यानी ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट विल बी इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो ये वाले पैरामीटर हमने कैंसिल कर लिया। अब इसको आप इमेजिन कर लो कि ये 144 है, तो 144 का रूट क्या होगा आपके पास, 144 का आपके पास रूट आ जाएगा 12, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा 12, यानी इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 1.2 और इस टी ई को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा वो यह बन जाएगा टी पी इज इक्वल्स टू टी ई डिवाइड बाय 1.2। 1.2 कैसे आ गया, क्योंकि आपने 144 का रूट निकाला, 144 का रूट आपके पास आ गया 12, तो आपने जहां डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था वहां आपने डेसिमल पॉइंट दोबारा से प्लेस कर दिया, जहां एग्जिस्ट कर रहा था वहीं पर आपने उसकी प्लेसमेंट कर दी। अब टी ई की वैल्यू यानी
टाइम पीरियड एट दी सरफेस ऑफ द अर्थ वो कितना था 2.5 यहाँ पुट करेंगे डिवाइड बाय 1.2 और इसका आंसर क्योंकि 1.2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2.4। तो 2.4 के अराउंड मेरे पास जो आंसर यानी 2 के अराउंड जो मुझे आंसर नजर आ रहा है वो मुझे ऑप्शन ए में सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बनना चाहिए 2.08 सेकंड्स। 2.08 सेकंड जो 2.5 है उसमें काफी डिफरेंस नजर आ रहा है। तो देखिए 1.2 को मल्टीप्लाई करता हूँ यानी 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ उससे 2 के साथ तो 24 बन जाएगा। तो इसका मतलब उसके करीब करीब मुझे आंसर यानी 2 के करीब मुझे आंसर मिलना चाहिए जो कि ऑप्शन में ए मुझे सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यानी आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक हैवी पार्टिकल है और एक लाइटर पार्टिकल है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल उसको हमने एक्सेलरेट किया फ्रॉम द रेस्ट और दोनों को हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। जब किसी पार्टिकल को हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेलरेट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स को उस पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाती है यानी मूव करवाती है। तो हमें बताना है द रेशियो ऑफ देयर फाइनल स्पीड। तो स्पीड क्या होगी हमें बताना है, उनकी स्पीड क्या होगी। यानी आपको क्या मालूम करना है Vp अपॉन V अल्फा। स्पीड का आप रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। सबसे पहले मास और चार्ज की बात कर लेते हैं। अगर प्रोटॉन के मास की बात करें तो उसको हम mp से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उसका चार्ज जो है वो qp से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हैवियर होता है किसके रिस्पेक्ट से, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट से। कितना हैवियर होता है? तो जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। इस तरह चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है जिसे हम हेलियम पार्टिकल भी कहते हैं यानी हीलियम कहते हैं, उसका मास जो है 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन होता है और चार्ज जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। अब हमने क्या मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम करनी है। तो अगर हमें रिलेशन किसी तरह से मालूम हो जाए कि वेलोसिटी और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन अगर हमने निकालना है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम रिलेशन को थोड़ा सा देखें तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी हो रहा होगा। यानी हमने ऑब्जेक्ट पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जिससे उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की। काइनेटिक एनर्जी गेन की यानी वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसे मेंशन कर सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। तो हमारे पास जो वी स्क्वायर का रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2q डेल्टा v अपॉन m। उसके बाद मैं अंडर रूट ले लेता हूं ताकि मेरे पास वेलोसिटी का फाइनल रिलेशन आ जाए। तो q e डेल्टा v अपॉन m। अब इस रिलेशन में देखें तो मेरे पास 2 भी कांस्टेंट है और डेल्टा v भी कांस्टेंट है। तो मेरे पास जो पैरामीटर डिपेंडेंट पैरामीटर मुझे नजर आ रहे हैं वेलोसिटी के वो चार्ज नजर आ रहा है और मास नजर आ रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हो और इसकी सिंप्लीफिकेशन करके भी मेंशन कर सकते हो जैसे आपको समझ में आता है, वैसे इस तरह आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो खैर हम इस जो है अभी डायरेक्ट पुट कर लेते हैं ताकि जो बच्चा बिल्कुल अभी फ्रेश है जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको बाद भी मेरी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल और ऊपर हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला पुट करना है यानी क्या बन जाएगा √2। यहाँ पर आ जाएगा QP डेल्टा V सेम है यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ पे बात उसने बताई है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है यानी V भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, डेल्टा V भी लिख सकते हो। डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर डिवाइड कैसे करेंगे, नीचे हम जो है वो अल्फा पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो 2 चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डेल्टा V सेम रहेगा डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब देखें 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, डेल्टा V से डेल्टा V कैंसिल कर सकते हैं और इस एक हम रूट में इन दोनों पैरामीटर को मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। तो हमारे पास जो डिपेंडेंट पैरामीटर रह गए वो आपके पास क्या क्या रह जाएंगे, यानी इस तरह से आप लिख लोगे। यानी आपके पास जो न्यूमरेटर में पैरामीटर रह जाएंगे वो क्या रह जाएगा QP और नीचे रह जाएगा MP। और ये जो डिनोमिनेटर वाले पैरामीटर्स हैं उनको आपने रेसिप्रोकेट करके लिख लेना है, यानी रेसिप्रोकल करके लिख लेना है। तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे M अल्फा डिवाइड बाय Q अल्फा। यानी यहाँ पे जो पैरामीटर आपको गिवन है, इधर पैरामीटर जो गिवन है ये वाले पैरामीटर, इसको आपने क्या कर लेना है, इसको दोबारा से आपने रेसिप्रोकेट करके, यानी जब मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन तब्दील करके मल्टीप्लाई में लिखा तो मैं क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर में पहले वैल्यू गिवन होगी उनको मैंने उल्टा करके लिख देना है। यहाँ पर रूट आपने कैंसिल आउट नहीं करना। खैर अब यहाँ पे वैल्यू जो है पुट कर देंगे, वैल्यू आपने पुट कर देंगे। वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, जो आपने अभी यहाँ पर बताई चीजें वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो QP की यहाँ पे QP पुट कर देंगे, MP की जगह पर MP पुट करेंगे। Q अल्फा की यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q अल्फा की यहाँ पे लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन और M अल्फा की यहाँ पे लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन और Q अल्फा की यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन से चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल और 2 से आप 4 भी कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास √2 बच गया, यानी आपके पास
वी पी अपॉन वी अल्फा बच गया अंडर रूट टू, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 बचा, तो आप लिखोगे अंडर रूट टू रेशो 1, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, आप बताओ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। तो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इसको मैं दोबारा से रीराइट कर देता हूँ यहाँ पर। ये डिस्प्लेसमेंट की मुझे इक्वेशन गिवन है 5 sin 6 पाई टी प्लस पाई अपॉन 3। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की देखें तो वो क्या होती है, यानी आपको जनरल इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। के एक्स यहाँ पर नहीं आएगा, वेव के केस में के एक्स आना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो के एक्स वाला पैरामीटर नहीं आएगा, सिर्फ आएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लोगे, जो पैरामीटर आपको मालूम हो सकता है वो पैरामीटर आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो। जैसे आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू मालूम हो रही है 5, यानी आपने कंपेयर कर लिया, तो एक ही जगह पर आपको क्या लिखा नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है, तो एक की वैल्यू आपके पास हो गई 5। इसकी जगह पर और हमें क्या चीज नजर आ रहा है, ओमेगा टी की जगह पर मुझे 6 पाई नजर आ रहा है, ओमेगा की जगह पे मुझे नजर आ रहा है 6 पाई, और फेज एंगल भी आप लिख सकते हो, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, जो कि आपको कितने गिवन है 3। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला भी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, ओमेगा इंटू ए आ गया था, ओमेगा इंटू ए आ गया था। अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 पाई, और एक यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास है 5, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 30 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन ए में सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, uniform magnetic field with the speed v if the kinetic energy is double the radius of the circular path will be। यानी एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने क्या किया, हमने काइनेटिक एनर्जी को डबल किया, और काइनेटिक एनर्जी डबल कैसे करेंगे, हम उस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो खैर अभी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, और हमें क्या बताना है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉर्मूला होता है एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अभी जो हमारे पास साइन थीटा वाला पैरामीटर है, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, यानी बी भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बनेगा, और साइन थीटा हमारे पास यूनिफॉर्म यानी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा होगा, तो साइन थीटा वाला पैरामीटर भी आप हटा दोगे, और मास भी हमारा चेंज नहीं हो रहा है, यानी पार्टिकल का मास भी हमारे पास भी कांस्टेंट है और चार्ज भी कांस्टेंट है। यानी मैं यहाँ से बात बता सकता हूँ, और यहाँ से बात मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, यहाँ से बात कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरे पास जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी ऑफ द या स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब ये रिलेशन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या क्या मैं काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन से डायरेक्ट आपको स्पीड का फॉर्मूला बता दूं, और स्पीड से फिर रेडियस हम कैलकुलेट कर ले। तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मुझे मालूम होता है, वो क्या रिलेशन होता है, स्पीड का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। तो हम यहाँ बोलेंगे हमारी जो न्यू स्पीड है वो कैसे निकालूंगा, न्यू स्पीड मैं निकालूंगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एम लिख दूंगा। अब ये जो 2 है इसको मुझे बाहर लिखना है, यानी मैं इसको इस तरह लिख लूंगा अंडर रूट 2, और बाकी जो पैरामीटर है उसको मैंने ऐसे मेंशन कर लिया 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एम। अब ये जो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम है, ये मेरे पास इनिशियल स्पीड होगी जो कि v गिवन है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो स्पीड है काइनेटिक एनर्जी डबल होने से मेरी स्पीड क्या हो रही, अंडर रूट 2 टाइम्स स्पीड इंक्रीज कर रही है। अगर मेरी स्पीड अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर रही है तो मेरी रेडियस भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यानी मैं जो न्यू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा वो क्या होगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द इनिशियल रेडियस। और इसका ऑप्शन मुझे कौन सही नजर आ रहा है, ऑप्शन ए सही नजर आ रहा है, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ द आर। ये रिलेशन कैसे बना, ये रिलेशन कैसे बना, इसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हो 1/2 mv स्क्वायर, और इस v स्क्वायर का रिलेशन, अब v का रिलेशन इस तरह आप बना लिया। उसके बाद फिर आपने मॉडिफिकेशन जो सवाल के अंदर आपको रिक्वायरमेंट बताई गई थी वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। इस 2 को 4 नहीं करना, इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको जो v की फॉर्म में अपना रिलेशन बनाना है, इसलिए 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m आपने लिखा और वो v से सब्स्टिट्यूट कर दिया। और क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर रही है तो रेडियस भी अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है अ टेस्ट रॉकेट ऑफ मास m इज लॉन्च फ्रॉम अ प्लैनेट सरफेस, द प्लैनेट हैज अ रेडियस r एंड द रॉकेट एट अ हाइट ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द रॉकेट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी सवाल को मैं आसान कर देता हूँ, सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है, और इसकी वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है वो मुझे मालूम होता है, वो रिलेशन क्या होता है 2gm डिवाइड बाय r। यहाँ पे जो r है वो डिस्टेंस
from the center of the surface, from the center of the surface to the point of the location, from the center of the surface, from the center of the surface, center of the surface to the location, to the point of the लोकेशन जहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, जहां पर आपका रॉकेट मौजूद होगा इस केस के लिए। तो ये आर वो चीज़ है। यहाँ पर एस जो है, एम जो है वो मास ऑफ द प्लैनेट होगा और जी जो है वो ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर अब सवाल को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। यानी हमें बोला जा रहा है कि हमने क्या किया, इसके वेलोसिटी हमें मालूम करनी है कि इस पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अगर हम क्या करें, ऑब्जेक्ट की हाइट इंक्रीज कर दें। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास प्लैनेट है, कोई प्लैनेट मौजूद है और ये मेरे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट मौजूद है या रॉकेट मौजूद है जो कि इनिशियली यहाँ पे मौजूद है। फिर मैंने क्या किया, इसका भी जो रेडियस है वो हमें बता दिया, इसका रेडियस हमारे पास आर हो गया। मैं बोला जा रहा है कि हमने क्या किया, इस प्लैनेट को ऊपर ले गए, कितने हाइट तक ऊपर ले गए, एच हाइट तक ऊपर ले गए, एच हाइट तक ऊपर ले गए और एच किसके बराबर है, 2r के बराबर है। अब जो मेरा न्यू रेडियस होगा वो इतना बन जाएगा। यानी अब जो मेरा न्यू रेडियस है वो क्या हो जाएगा, न्यू रेडियस मेरे पास आ जाएगा r प्लस एच। यानी अब जो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा वो कैसे निकालूंगा, r प्लस एच कर दूंगा, क्योंकि मैंने हाइट इंक्रीज कर दिया तो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास इसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन कैसा नजर आ रहा है, इनवर्स रिलेशन नजर आ रहा है। मास चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या बताना है हमें, इसकी वेलोसिटी या मिनिमम वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मिनिमम वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या बताना है। अगर हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है, 2r इंक्रीज हो रही है, तो मेरे पास जो टोटल हाइट यानी टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, r प्लस 2r हो जाएगा, यानी मैं लिख दूंगा 3r। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है और न्यू एस्केप वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वेलोसिटी बताने की क्या होगी। तो फॉर्मूले के अंदर क्या चेंज करना है, 2gm एज इट इज रहेगा, यहाँ पर लिख देंगे r डैश और r डैश यहाँ पर लिख देंगे 3r। अब ये √3 को आपने बाहर लिख देना। √3 को आप बाहर क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन ये है कि आपके पास जो बाकी पैरामीटर है वो आपकी इनिशियल इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 1/√3 आपने बाहर लिख दिया और आपके पास जो बाकी पैरामीटर रह गया वो क्या रह गया, 2gm डिवाइड बाय r रह गया। और ये आपकी क्या है, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल एस्केप वेलोसिटी। तो आप बोलोगे आपकी जो एस्केप वेलोसिटी फाइनल आएगी वो क्या होगी, ve डिवाइड बाय √3। ve इसकी जगह पे आपने लिख लिया, ve इसकी जगह पे लिख लिया और डिवाइड बाय √3 आपके पास आ गया। यानी इसकी वेलोसिटी आपकी रिड्यूस हो गई। तो इसकी वेलोसिटी आपकी रिड्यूस किस फैक्टर से होगी, √3 टाइम्स आपकी इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कैपेसिटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर अरेंज सच दैट 2 आर इन सीरीज एंड दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद द थर्ड। यानी आपके पास एक कैपेसिटर का नेटवर्क है जिसके अंदर 3 कैपेसिटर्स हैं और 3 कैपेसिटर की आपकी कैपेसिटेंस कितनी है, C। यानी आपके पास C1, C2, C3 की वैल्यू क्या है, C है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और उन्होंने जो नेटवर्क की अरेंजमेंट बताई है वो कैसे बताई कि 2 को आपने सीरीज में लगाना है और उसके बाद 1 को पैरेलल में लगाना है। तो इसका हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। 2 कैपेसिटर को हमने सीरीज में अटैच कर दिया, 2 कैपेसिटर को हमने सीरीज में अटैच किया और उसके साथ 1 पैरेलल में अटैच कर दिया। 2 को हमने सीरीज में अटैच कर दिया और उसके साथ 1 पैरेलल में अटैच किया। ये C1 C2 हो गया और ये C3 हो गया। अब हमें कंबाइन इफेक्ट यानी टोटल इक्विवेलेंट मालूम करना है। इसका टोटल इफेक्ट यानी इक्विवेलेंट क्या आएगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस C1 C2 को रिप्लेस करना होगा अनदर कैपेसिटर। और ये C1 C2 हमें किस तरह नजर आ रहे हैं, C1 C2 हमें नजर आ रहे हैं सीरीज में। और सीरीज में हम कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, यानी हम रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे। यानी हमारे पास जो न्यू कैपेसिटर आएगा जिसे हम C4 कह रहे हैं वो किस तरह आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 यानी 1/C प्लस 1/C। अब इसको मैंने एडअप कर लिया, C मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो बन जाएगा 2। तो 1/C4 आ गया और C4 हमारे पास क्या आ जाएगा, C/2 आ जाएगा। यानी जो मेरे पास न्यू सर्किट डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी, एक कैपेसिटर ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यानी उसके साथ पैरेलल में आपने एक और कैपेसिटर अटैच कर देना है। यहाँ पर C4 आ गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास C3। अब ये दोनों कैपेसिटर मुझे कैसे नजर आ रहे हैं, ये दोनों कैपेसिटर मुझे पैरेलल में नजर आ रहे हैं। तो अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास C4 और C3 मेरे पास क्या है, पैरेलल में। C4 और C3 मेरे पास किस में है, पैरेलल में अटैच हुए हैं। और पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में सिंपल एडअप कर देंगे। तो पैरेलल में हम क्या कर लेंगे, इन्हें एडअप कर लेंगे। यानी अब मेरे पास जो नेट इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे आएगा, C3 और C4 में एडअप कर लूंगा, C4 और C3 में मैं सिंपल एडिशन कर दूंगा। तो C3 मेरे पास क्या है, C3 मेरे पास है C के बराबर, ये उन्होंने इनिशियल बता दिया सारे कैपेसिटर किसके बराबर है, C के बराबर है। और C4 मैंने निकाल लिया C/2। अब मैंने क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली, इसके नीचे 1 मौजूद है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2C प्लस C आ जाएगा और इसको एडअप करने के बाद आपका आंसर बन जाएगा 3C/2। यानी आपके पास जो नेट इक्विवेलेंट आ गया वो कितना आ गया, 3C/2, जो कि आपको ऑप्शन ए में सही नजर आ रहा है। तो 3C/2 इसका नेट इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। सवाल के अंदर भी हमें नेट इक्विवेलेंट या टोटल
नेटवर्क की कैपेसिटेंस बतानी थी, जो कि हमने अभी कैलकुलेट कर ली। पहले हमें सर्किट के अंदर बताया था कि दो को आपने सीरीज में लगाना है, एक को पैरेलल में अटैच करना है। तो पहले हमने सीरीज वाला इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, जिससे हमारे पास C4 आ गया। ये C4 हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने दोबारा से C4 और C3 को देखा कि वो किसी के अंदर कंबाइन किए हुए हैं, वो पैरेलल में कंबाइन हुए हैं, तो उसका हमने फिर नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पर लिखा हुआ है, टू बोट्स मूविंग पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर इन अ रिवर आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज। और ये क्वेश्चन जो है हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पास पेपर के अंदर काफी दफा आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बताया गया है कि मूविंग पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर इन अ रिवर आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर। यानी इमेजिन करो कि हमारे पास दो बोट्स हैं, एक बोट 1 और एक बोट 2। ये हमारे पास दो बोट्स हैं, ये 1 और ये 2, और वो इस तरह से पैरेलल मूव कर रही हैं। दोनों पैरेलल मूव कर रही हैं। कहाँ पे मूव कर रही हैं? रिवर में मूव कर रही हैं। ये रिवर है, यहाँ पर लेट से पानी मौजूद है आपके पास, यानी आपके पास यहाँ पे वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। और ये पूछा जा रहा है कि भाई ये दोनों अगर एक दूसरे के थोड़े से करीब में मूव कर रहे हो और पैरेलल मूव कर रहे हो, तो एक दूसरे के करीब क्यों आ जाते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट क्यों कर देते हैं? रीजन आपने बताना है। यहाँ पर आपसे रीजन पूछा जा रहा है। रीजन आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक दूसरे की तरफ पुल हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ पुल हो रहे हैं, तो रीजन क्या होता है? रीजन आपने बताना। तो यहाँ पर बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। जब भी दो बोट्स आपके पैरेलल मूव कर रही होंगी, तो आपका यहाँ पर वाटर की जो स्पीड होगी इन बिटवीन, वाटर की स्पीड यानी स्पीड क्या होगी? स्पीड आपकी इंक्रीज कर जाएगी इन बिटवीन, यानी जो आपके इन बिटवीन टू बोट्स, बोट 1 और बोट 2 के दरमियान बिटवीन स्पीड क्या कर जाएगी? बिटवीन स्पीड आपकी इंक्रीज कर जाएगी, यानी स्पीड आपकी इंक्रीज कर जाएगी इन बिटवीन, यानी आपकी जो इन बिटवीन स्पीड होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, प्रेशर और वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हमारी वेलोसिटी क्योंकि इंक्रीज कर रही है, तो प्रेशर इन बिटवीन बोट्स क्या कर जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगे, यानी जो आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो और बाहर का प्रेशर क्या होगा? बाहर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा, यानी आपका आउटसाइड, यानी हाँ, यानी आप बोलोगे यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा, यानी ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू इन बिटवीन द टू बोट्स, बिटवीन द टू बोट्स। तो हमेशा जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, प्रेशर जो अप्लाई होता है वो हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर अप्लाई होता है, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर अप्लाई होता है। तो आपका जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो इंक्रीज कर जाएगा, और वो क्या करेगा? इन दो बोट्स को एक दूसरे के करीब पुश करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से आपके जो दो बोट्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। इस ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा था कि भाई इसका रीजन क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसमें सही है, यानी प्रेशर ऑफ द वाटर बिटवीन देम डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज, वाटर की वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है? जो एक्सटर्नल प्रेशर है, यानी जो बाहर का प्रेशर वो इंक्रीज कर रहा है। और प्रेशर कैसे अप्लाई होता है? हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अप्लाई होता है। तो बाहर का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से दो बोट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, यानी पुल टुवर्ड्स ईच अदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच 3 times its original length without changing its volume। यानी आपको बोला जा रहा है एक वायर आपके पास, और उसको आपने क्या किया? उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। लेंथ को कितने टाइम्स इंक्रीज किया? लेंथ को आपने 3 times इंक्रीज कर दिया। बाकी चीज यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज बताइए वो क्या बताइए? विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। विदाउट चेंजिंग इन वॉल्यूम का मतलब है आपका जो वॉल्यूम है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा। अगर आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, और किसी वायर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ करके निकाल लेते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ करके निकाल लेते हैं। अगर मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है और मेरी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो मेरा एरिया को क्या होना चाहिए? इन ऑर्डर टू कांस्टेंट द वॉल्यूम, इन ऑर्डर टू यूनिफॉर्म दी वॉल्यूम या कांस्टेंट दी वॉल्यूम, तो अगर मेरा लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो मेरे एरिया को डिक्रीज करना चाहिए, सेम फैक्टर से डिक्रीज करना चाहिए। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 3 इन ऑर्डर टू कांस्टेंट दी वॉल्यूम। इन ऑर्डर टू कांस्टेंट दी वॉल्यूम हमने क्या करना है? लेंथ 3 times इंक्रीज हुई, तो एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? वायर का 3 times रिड्यूस हो जाएगा, 3 times रिड्यूस हो जाएगा, 3 times रिड्यूस हो जाएगा। अब हमने क्या मालूम करना है? न्यू रेजिस्टेंस बतानी है वायर की क्या होगी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसमें जो ये रो है ये रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी
किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं इसको कट भी कर दूं, एक वायर को बहुत सारे पीसेस में कट कर दूं, तो आपकी रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। जब तक हमारा मटेरियल चेंज नहीं होगा, अब तक हमारी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो हम बोलेंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ दी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। यानी सिल्वर वायर के लिए अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी, एल्युमिनियम वायर के लिए अलग होगी रेजिस्टिविटी। यानी यहाँ पर आप रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर रहे, आप सिर्फ किसको चेंज कर रहे हो? लेंथ को चेंज कर रहे हो, और जिसकी वजह से एरिया आपका चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पर इस तरह से डैश डाल दोगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होगी। तो रॉ एज इट इज आपने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, पर एरिया आपने 3 टाइम्स रिड्यूस कर दिया। अब ये जो 3 है इसको आपने ऊपर भेज देना है। 3 को आपने ऊपर भेज दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा? 3 × 3 हो जाएगा, यानी 9 रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए आपकी इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। तो आप बोलोगे कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई? 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई। यानी आपकी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो गई बाय द फैक्टर ऑफ 9। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 9R, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस डज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम g/4। यानी आप ऐसे डेप्थ की वैल्यू बताइए, यानी डेप्थ की वैल्यू बताइए जहां पर आपकी ग्रेविटी क्या हो? ग्रेविटी आपकी g/4 हो जाए। यानी ग्रेविटी रिड्यूस होकर कितनी हो जाए? ग्रेविटी आपकी रिड्यूस होकर कितनी हो जाए? g/4 हो जाए। तो सिंपल आप वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि क्या होता है? g डैश विल बी इक्वल्स टू 1 - d/RE इंटू GE। सिंपल आपने g डैश की वैल्यू पुट कर लेनी। g डैश की वैल्यू कितनी है? g/4 इज इक्वल्स टू 1 - d/RE, सॉरी d/RE पुट करते हैं, d/RE यहाँ पुट कर लेते हैं, d/RE और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास GE, यहाँ पर भी आ जाएगा GE, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की रिस्पेक्ट से। तो GE से GE कैंसिल कर दिया। ये आपको d मालूम करना है, d/RE इंटू G। अब आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना, यानी इस फॉर्मूले को पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं तरीके से। 1/4 इज इक्वल्स टू 1/d/RE आ गया। अब अपने मैनिपुलेशन करने, यानी d/RE को अलग कर लिया और 1 - 1/4 हो जाएगा, 1 - 1/4। इसका एलसीएम ले लिया आपने, इसका एलसीएम ले लिया तो आपके पास आ जाएगा 3/4 d/RE। तो आप RE को उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपकी डेप्थ कितनी आ गई? 3RE/4, जो कि ऑप्शन बी में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। इस स्टेप में हमने यहाँ पर एलसीएम लिया और एलसीएम से हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। फिर RE को आपने उस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 इसके अंदर बोला जा रहा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 19.6 मीटर हाई। हाउ लॉन्ग विल द बॉल टू टेक टू हिट द ग्राउंड। यानी हमने क्या किया? एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद द 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो इमेजिन कर लेते हैं, लेट्स से हमारे पास जो है वो ग्राउंड है, ये हमारे पास जो है वो ग्राउंड है और ये हमारे पास जो है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का टॉप हमारे पास मौजूद है। और यहाँ से हमने क्या किया? लेट्स से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैंने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को, यानी बॉल को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया विद द वेलोसिटी। और वेलोसिटी हमारे पास कौन से कंपोनेंट की होगी? क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो इसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा और x कंपोनेंट की वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड और y कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को सिर्फ हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को टू हिट द ग्राउंड, नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा, या आप बता दीजिए। तो नीचे आने में आपको बात नजर आ रहा है, जब भी फ्री फॉल मोशन हो रहा होगा, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा हॉरिजॉन्टली, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी, जैसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ऑब्जेक्ट को पुल डाउन कर रही होगी। तो इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ और इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पर आ जाएगा, इस तरह ग्राउंड पर आ जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप टाइम बताइएगा उसको कितना टाइम लग रहा है टू हिट द ग्राउंड। इसे आप जो है इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं और मोशन आप कंसीडर कर सकते हैं अलोंग y एक्सिस। तो मोशन अलोंग y एक्सिस आपने कंसीडर कर लिया और उसी डेटा के अकॉर्डिंग आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y एक्सिस के लिए जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगी, इसको हम वी आई कह देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। जी पॉजिटिव आपने ले लिया, लेट्स से आप जो है इसको 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने मालूम करना है टाइम, तो हम यहाँ पर हाइट हमें गिवन है सवाल में और हाइट हमें कितने बताई है? 19.6 मीटर बता दी है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द ग्राउंड। ग्राउंड से बिल्डिंग तक की टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक की हाइट जो हमें बताई है 19.6 मीटर बताइए।
अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर। वी आई टी वाला पैरामीटर जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वी आई जो है वो जीरो है। तो सिंपल आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2h/g के, 2h/g। अब हम यहाँ पर फर्दर वैल्यू पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय h हमें कितना गिवन है, h हमें गिवन है 19.6 डिवाइड बाय 9.8, 9.8 से इजीली हो जाएगा। तो 9.8 1 जा, 9.8 2 जा, तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4। और आपने इसका रूट कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया। टाइम जो है वो हमारे पास 2 सेकंड आ गया। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2 सेकंड्स। अच्छा जी, अपने क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर बोला जा रहा है व्हेन लिथियम न्यूक्लियाई आर बम्बार्डेड बाय प्रोटॉन्स, यानी लिथियम को हमने किससे इंटरेक्ट करवाया, लिथियम को हमने इंटरेक्ट करवा लिया किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन यानी 1 और 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट न्यूक्लियाई क्या बन गया, बेरियम 4 और 8। तो हमें रिजल्टेंट यानी इसके साथ हमारे पास क्या होगा, द इमिटेड विल बी, तो हमारे पास जो रेडिएशन इमिट हो रही होगी वो क्या होगी। तो अब यहाँ पर देखें हमारा एटॉमिक मास कितना है, यहाँ पर एटॉमिक मास हमारे पास 8 बन रहा है, 8 बन रहा है। और यहाँ पर भी हमें 8 नजर आ रहा है। और एटॉमिक नंबर भी हमारे पास यहाँ पे कितना बन रहा है, 4। और यहाँ पर भी हमें 4 ही नजर आ रहा है। इसका मतलब हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हमारे पास ऐसी रेडिएशन है जिसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, और उसे हम बोलते हैं गामा रेडिएशन। गामा, तो हमारे पास जो इमिशन कैसी हो रही होगी, गामा फोटॉन्स की हो रही होगी, गामा फोटॉन्स की हो रही होगी, क्योंकि ऑप्शन सी में सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी।